Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 3rd of June 2021. तो गाइज आज है तारीख 3 जून 2021 और है थर्सडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। नाउ ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है पलाऊ को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इंडिया के कंपैरिजन में कहाँ पर है, अच्छे से मैप में देखना। फिर आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रखने वाले हो। तो चलो शुरुआत करते हैं। देखो सबसे पहले आर्टिकल में बात करी गई है सुप्रीम कोर्ट और सेंटर के बीच में कई आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। ये क्या है मुद्दा, इसको हम बेसिक्स से हम समझेंगे, अगर यहाँ पे डायरेक्टली पढ़ेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा। देखो हो क्या रहा है, जो सेंटर है वो आज के टाइम पर वैक्सीन को खरीद रहा है, किससे, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर से। कितने रुपए में, 150 रुपये पर डोज में। लेकिन यही वैक्सीन स्टेट्स को दी जा रही है कितने रुपए में, 300 रुपये या 600 रुपये पर डोज में। तो ये डिफरेंस काफ़ी लंबा चौड़ा है। इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे सेंटर से पूछा ऐसा क्यों हो रहा है। तो सेंटर ने बोला देखो हम लोग वैक्सीन को बल्क में खरीद रहे हैं, ज़्यादा क्वांटिटीज़ में खरीद रहे हैं, उसी वजह से ये हम लोगों को डिस्काउंट मिल रहा है और हमें कम में वैक्सीन मिल रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी करारा जवाब दिया इसको, और ये क्या बोला है कि देखो अगर आप लोग बल्क में खरीद रहे हो, आपको डिस्काउंट ही मिल रहा है, तो 100% वैक्सीन क्यों नहीं खरीद लेते, 100% खरीद लो, जिससे कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ हैं इनके ऊपर आज के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा बर्डन पड़ रहा है, और उसी के साथ ये सिचुएशन भी देखने को मिल रही है। नाउ इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज़ यहाँ पर बोली है, वो क्या है, देखो अभी जो यूनियन बजट आया था तो इसके अंदर बोला गया 35,000 करोड़ रुपए वैक्सीन के लिए दिए जाएंगे। नाउ सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहा है कि इस चीज़ को क्लैरिफाई करो, ये फंड कहाँ पे लगाया गया है और कहाँ पर स्पेंड किया जा रहा है, क्योंकि आज के टाइम पर हम देख पा रहे हैं वैक्सीन का शॉर्टेज भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये टसल सा है, इसको हमने डिस्कस कर लिया। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल एक छोटा सा यहाँ पर दिया गया है, देखो इसमें कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ पर हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या बोला जा रहा है, अभी आप देख पाओगे आईटी रूल्स काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर थे, ठीक है, किस चीज़ को लेकर, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर को लेकर। लेकिन अभी यहाँ पर गूगल क्या बोलता है, गूगल ने दिल्ली हाई कोर्ट से बोला है कि देखो ये जो आईटी रूल्स हैं ये हमारे ऊपर अप्लाई नहीं होते हैं। क्यों, क्योंकि गूगल एक सर्च इंजन है, सोशल मीडिया नहीं है। तो ऐसा यहाँ पे गूगल के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया है। तो यहाँ पर ये आर्टिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता नहीं है फिलहाल, तो मैंने आपको फिलहाल बता दिया है, इस फ्रंट पेज पे आर्टिकल देखने को मिल रहा है ना। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल ये वाला आता है, ये भी पिछले 3-4 दिनों से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर है। बात करी गई है मेहुल चौकसी केस के बारे में। तो ये मेहुल चौकसी एक बंदा है जो कि इंडिया के बैंक के साथ फ्रॉड करके भागा। पंजाब नेशनल बैंक से इसने 13,500 करोड़ रुपए लिए और जो है फ़रार हो गया। कहाँ पे गया, एंटीगुआ गया, एंटीगुआ जाकर वहाँ की सिटीजनशिप ली। देन उसके बाद ये डोमिनिका घूमने गया था, लेकिन डोमिनिका में जाकर इसको अरेस्ट कर लिया। नाउ एंटीगुआ डोमिनिका कहाँ पर है, इसको हम लोग मैप में देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर आप देख पाओगे, एक सेकंड, तो इंडिया के कंपैरिजन में देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आप लोग क्लियर कर पाओगे। तो इंडिया का मैप ये है, चलेंगे वेस्टर्न साइड पर, तो आप यहाँ पर देख पाओगे ये यूएसए हो गया, नीचे मैक्सिको हो गया, और ये जो गल्फ़ है ये इसके बराबर में ये गल्फ़ ऑफ मैक्सिको हो गया। आगे आओगे गल्फ़ ऑफ मैक्सिको से तो ये कैरिबियन सी हो गया, और कैरिबियन सी में ही ये छोटी छोटी कंट्रीज़ देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये छोटी छोटी कंट्रीज़ इनको कैरिबियन आइलैंड भी बोला जाता है। ये तो डोमिनिका हो गया, लेकिन डोमिनिका से भी छोटा है एंटीगुआ, वो यहाँ पर है। तो यहाँ की सिटीजनशिप ली थी इसने, फिर उसके बाद ये डोमिनिका घूमने गया, तो यहाँ पर जो है इसको गिरफ्तार कर लिया। नाउ अब यहाँ पे आपको देखना है ये डोमिनिका और डोमिनिकन रिपब्लिक के अंदर डिफरेंस है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ओके, नाउ अब मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि इसको गिरफ्तार किया गया है, तो अब इसके केस की सुनवाई हो रही है और कल से ये सुनवाई शुरू हो चुकी है। अब हो सकता है इंडिया के अंदर लाया जाए। हालांकि एंटीगुआ के प्राइम मिनिस्टर का तो कहना यह है कि जो डोमिनिका है जिसने इसको अरेस्ट किया है, तो अरेस्ट करने के बाद इंडियन अथॉरिटीज़ के हाथ में सौंप देना चाहिए इसको, क्योंकि ये बैंक के साथ फ्रॉड वगैरह करके भागा है।
नेक्स्ट आर्टिकल आप देख पाओगे, यहाँ पर भी ज़्यादा कुछ नहीं है। बोला ये जा रहा है जो फ़िलिस्तीन के फॉरेन मिनिस्टर हैं रियाद मल्की, इनके द्वारा कहना यह है कि इंडिया ने किसी को सपोर्ट नहीं किया। अभी आपको मालूम है इंडिया और फ़िलिस्तीन के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था और काफ़ी लंबे समय तक, लगभग 11-12 दिन तक ये वॉर चली है। देन इसके बाद काफ़ी सारी वोटिंग्स हुई, ठीक है, रिजोल्यूशंस पास करे गए, बहुत सारी कंट्री ने सपोर्ट किया इसराइल को, बहुत सारी कंट्री ने सपोर्ट किया फ़िलिस्तीन को। इंडिया ने किसी को भी सपोर्ट नहीं किया, किसी के भी फेवर में वोट नहीं दिया। तो उसी को देखते हुए फ़िलिस्तीन ये बोल रहा है कि इंडिया ने अपनी एक अपॉर्चुनिटी खो दी है। अगर यहाँ पर वोट करता, फ़िलिस्तीन के सपोर्ट में आता तो अलग ही बात होती। नाउ अभी फ़िलहाल यहाँ पर अपॉर्चुनिटी खो दी है तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में यहाँ पर ज्वाइन नहीं हो पाएगा, इस तरीके का एक स्टेटमेंट दिया गया है। हालांकि यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, होता क्या है ना, छोटे छोटे आर्टिकल हैं तो हमारे माइंड में सेट रहेंगे। होगा क्या, कल इसके ऊपर एडिटोरियल आ जाता है, ठीक है, कभी भी आ जाएगा, तो फिर वो हम लोग अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। नाउ एक नेक्स्ट आर्टिकल है, आपको मालूम होगा 2-3 दिन पहले मैंने एक केस डिस्कस किया था तेजपाल वाला, तरुण तेजपाल का। इस इंसान के ऊपर एलिगेशंस लगे कि इसने रेप किया है, ठीक है। अब वो रेप वाला केस कहाँ पर पहुँचा, वो हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे एट गोवा के अंदर ये केस पहुंचा। नाउ आप कह सकते हो वहाँ पर जो जजेस थी ना, जो महिला जज थी, उन्होंने काफ़ी बुरी तरीके से इस केस को जज किया। उन्होंने यहाँ पर एक तरीके से ये बोला जो ये रेप वाले विक्टिम्स है ना, इनका नियम ही बन चुका है ये, ठीक है। और इनके द्वारा बहुत सारे स्टेटमेंट ऐसे दिए गए। देखो हो क्या रहा है ना, मैं आपको समझाता हूँ। ये केस काफ़ी पहले हुआ था। नाउ अब जब ये कोर्ट के अंदर पहुंचा तो यहाँ पे जो महिला जज थी उनके द्वारा कहना यह है कि जो विक्टिम है, मुझे तो लगता है कि विक्टिम की गलती है, यानी जो विमेन है जिसने रेप किया है, जो जिसका रेप हुआ है, वही यहाँ पर झूठ बोल रही है, ऐसा यहाँ पे कुछ नज़र आ रहा है। तो ऐसा क्या हमें बोला गया, देखो इनके द्वारा और भी स्टेटमेंट दिए गए, जैसे कि वो जो विमेन है वो एक इंटेलिजेंट, अलर्ट, फिजिकल फिट योगा ट्रेनर है, तो उसको तो पुश कर देना चाहिए इस इंसान को पीछे, ठीक है। साथ ही साथ उन्होंने बोला कि वो आराम से पुश कर सकती थी, बहुत सारे उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ थी जो कि वो इसके ऊपर अटैक कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी स्टेटमेंट्स दी गई हैं। फिलहाल अभी के लिए ये केस यहाँ पर स्टॉप है और ये केस आगे इसकी सुनवाई होगी। और जो ये कोर्ट अभी फ़िलहाल वेकेशन पर है, अब ये जो है मैटर लगभग 24 जून को इसके ऊपर कुछ भी डिस्कशन होगा। तो हम लोग आगे बात करेंगे 24 जून को क्या क्या बातचीत होती है इस पूरे आर्टिकल के ऊपर। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नाउ यहाँ पे आता है एक आर्टिकल, कास्ट कैटेगरीज ऑफ एमजी नरेगास पे। अब मतलब क्या है इसका, जो सेंटर है, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से बोला है कि आपको जो वेज पेमेंट है, जो आप मजदूरी पे करते हो उन वर्कर्स को जो कि एमजी नरेगा के अंडर में आते हैं। ये एमजी नरेगा क्या है आगे डिस्कस करेंगे। तो जो भी मजदूर इसके अंडर में वर्क कर रहे हैं, अगर आप उसको वेज, उनकी मजदूरी दे रहे हो, तो उसको स्प्लिट कर दो, बांट दो अलग अलग कैटेगरीज के अंदर, जैसे कि शेड्यूल्ड कास्ट की अलग, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की अलग और अदर्स वाले लोगों की अलग, ठीक है, इनके अंदर स्प्लिट कर दो। लेकिन जो वर्कर्स हैं, जो एडवोकेट्स हैं, राइट वर्कर्स हैं, इनके द्वारा कहना यह है कि देखो अगर हम लोग ऐसा काम करते हैं तो फिर ये काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी इसके अंदर हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाएगी। जहां अभी हम एक ही जगह पर वेज की पेमेंट कर रहे हैं और अगर अलग अलग स्प्लिट करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल सकती हैं। उसी के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड भी किया है, ये लोग एक सेपरेट बजट प्रोवाइड करवाएंगे किन के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैटेगरीज के लिए, इस एमजी नरेगा के अंडर, मतलब जो भी मजदूर काम करते हैं इस बॉडी के अंडर। नाउ ये तो हमने डिस्कशन कर लिया इस चीज़ का कि करंट में क्या चल रहा है। इसमें ये बोला जा रहा है कि हम लोग शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को अलग अलग स्प्लिट कर देते हैं और उनके जो पेमेंट है उसको अलग अलग देते हैं। नाउ अब क्या है, यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये एमजी नरेगा है क्या। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ये आपका जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉय गारंटी एक्ट। ओके, नाउ ये जो एमजी नरेगा, इसकी अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो 1991 में जो पीवी नरसिम्हा राव जी थे, इनकी गवर्नमेंट जो है यहाँ पर इसका प्रपोजल रखा था, एक तरीके से तभी लाया गया था। इसका काम यह है कि फूड सिक्योरिटी को बढ़ाया जाए। खासकर एमजी नरेगा का ऑब्जेक्टिव ये है, देखो ये क्या करता है, ये वर्कर्स को, जो भी काम करने वाले लोग हैं, मान लो कोई भी मजदूर लोग हैं, तो उनको 100 दिन का रोज़गार देता है, ठीक है, वेजेस प्रोवाइड करवाता है। 100 दिन का रोज़गार देगा तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं उनकी लाइफ के अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, तो उनके पास वेज एम्प्लॉयमेंट आएगा, उससे फिर इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी इंक्रीज़ होगी, ठीक है, लोगों को खाने को मिलेगा, थोड़ा बहुत इनका जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो भी इंप्रूव होगा। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं एमजी नरेगा के अंडर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, एमजी नरेगा काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है ना। उसके बाद एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वो क्या है, देखो वैक्सीनेटर्स ने कहाँ पे हिल्स पर गए, ओडिशा के अंदर। ओडिशा के अंदर बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटी रहती है, आदिवासी लोग रहते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या है ना, ये जो कोविड है ये इन आदिवासी में फैला है।
खासकर उनके अंदर, उन ट्राइबल ग्रुप्स के अंदर जो कि पीवीटीजीज के अंदर में आते हैं। अब ये पीवीटीजीज क्या है? ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, यानी आज के टाइम पर कुछ ट्राइबल ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुके हैं, जिनकी जनसंख्या ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम है और इनके अंदर ये कोविड फैला है, और इनके अंदर कोविड फैला है, काफ़ी लोगों की जान गई है। इनफैक्ट हो सकता है सभी लोगों की जान चली जाए तो फिर ये ग्रुप पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस पूरे ग्रुप को हम लोग लॉस्ट कर देंगे, इसकी पहचान खत्म हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसान है। तो ये जो पीवीटीजीज हैं, ये क्या होती है आगे हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पर ये जो न्यूज़ है वो ये है कि काफ़ी सारे लोग पॉजिटिव पाए गए हैं इन पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के, और खासकर वो वाला ग्रुप है जिसका नाम है डोंगरिया कोंड। यहाँ पे आप देख पाओगे डोंगरिया कोंड नाम है एक ग्रुप का। इसके अंदर 375 लोग देखने को मिलेंगे। 375 सिर्फ ट्राइबल ग्रुप, इन लोगों का ट्राइबल ग्रुप है ये। उसके में से भी 136 लोगों को पॉजिटिव आ गए, ये लोग कोविड पॉजिटिव आ गए। तो आप समझ सकते हो कि ये जो ग्रुप है ये काफ़ी हद तक ख़त्म हो सकता है, काफ़ी चांसेस है, तो इनको हम लोगों को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। नाउ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। पहले क्वेश्चन पूछा गया है पीवीटीजी से, ठीक है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप से। ये आपका जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। जीएस पेपर 2 में आपके काफ़ी सारे टॉपिक्स आते हैं, उसमें से कुछ टॉपिक ये हैं: इश्यूज रिलेटेड टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशंस। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे हम लोग, यहाँ पर बात करी गई पीवीटीजी के बारे में। तो देखो पीवीटीजी का नाम पहले ये पीवीटीजी हुआ ही नहीं करता था, इसका नाम हुआ करता था पीटीजी। इसको हम लोग प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप बोला करते थे, और फिर उसके बाद यहाँ पे 2006 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका नाम बदलकर पीटीजी से पीवीटीजी कर दिया। वल्नरेबल का मतलब समझते हो ना कि यह पहले से ही बहुत कम होती जा रही है, तो इसको हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो 1975 में क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, आप कह सकते हो, आइडेंटिफाई करना चालू किया कि कौन कौन से आदिवासियों के ग्रुप हैं, कौन कौन से ट्राइबल ग्रुप ऐसे हैं जो कि जिनकी जनसंख्या काफ़ी कम है और काफ़ी ख़त्म होते जा रहे हैं। तो डिक्लेयर करा गया। देखो 52 ग्रुप ऐसे देखने को मिले, तो 52 ग्रुप्स ऐसे थे जिनको पीवीटीजीज के अंडर में डाला गया। फिर 1993 में लगभग 23 ग्रुप्स को और ज़्यादा ऐड किया गया। फिर इसको यहाँ पे टोटल आज के टाइम पर जो पीवीटीजी है इसके अंदर आपको 75 ग्रुप्स देखने को मिलेंगे। 75 ट्राइबल ग्रुप्स आते हैं इस पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल सेक्शन के अंडर में। और पूरे आप कह सकते हो टोटल कितना है, टोटल 705 आपको यहाँ पर ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स देखने को मिलेंगे। नाउ अब है क्या, देखो हम इनको कैरेक्टराइज कैसे करते हैं, कैरेक्टराइज किस बेसिस पे किया जाता है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और देख लो, ओडिशा के अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स देखने को मिलते हैं, ये याद रखना। और कैरेक्टराइजेशन इस तरीके से किया जाता है कि मान लो कोई पॉपुलेशन है, कोई भी ट्राइबल ग्रुप है, उसकी जनसंख्या ऑलरेडी काफ़ी कम है, ठीक है, और आप कह सकते हो कम है, लो लिटरेसी है, साथ ही साथ और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो उसकी वजह से इन ग्रुप्स के अंदर में डाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसी को लेकर ये सिचुएशन है। आई होप आप समझ गए होंगे। देखो कहाँ से हमने कनेक्ट किया है। तो ये पीवीटीजी अपने आप में एक वास्ट टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे आपको बता ही दिया कि जो ह्यूमन राइट काउंसिल है उसके अंदर रेजोल्यूशन पास किया गया था। इंडिया ने जो है इसमें किसी को सपोर्ट नहीं किया, इजराइल फिलिस्तीन को। तो मैंने अभी आपको फ्रंट पेज पे ये कहानी बताई थी पूरी की पूरी, ठीक है। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर अभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। देखना ये होगा क्या, ये आर्टिकल एडिटोरियल पर आएगा और एडिटोरियल पर इसी के साथ आपको इजराइल और फिलिस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से चीज़ें हम लोग देख पा रहे हैं। काफ़ी टाइम से ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो न्यूज़पेपर में यही चल रहा है। नाउ उसके बाद आते हैं पेज नंबर 9 के ऊपर। तो नेक्स्ट आर्टिकल में बात करी गई है, अभी हमने देखा जो हमारी इकॉनमी है वो नेगेटिवली ग्रो करी है, -7.3% की इकॉनमी ग्रोथ हम लोगों को देखने को मिली है। तो इन चीज़ों को देखते हुए जो ठाकुर साहब हैं, यानी कौन है ये, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, इनका नाम है अनुराग ठाकुर, ठीक है। तो इन्होंने काफ़ी सारी बातें बोली हैं। पहले तो देखो जैसे इकॉनमी डाउन हुई, अपोजिशन वालों ने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज करना चालू कर दिया। फिलहाल यहाँ पे बात करी गई है फॉर्मर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है, खासकर ये पी चिदम्बरम जी के बारे में। तो इन्होंने जो है क्रिटिसिज्म किया कि इकॉनमी जो है काफ़ी बुरी तरीके से हिट हो चुकी है हमारी। तो उसके अपोजिशन में यहाँ पर इनका ये कहना है कि क्या सिर्फ इंडिया की इकॉनमी हिट हुई है, इंडिया के अलावा और किसी की इकॉनमी हिट नहीं हुई है। अगर हम कंपेयर करें फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, सभी की इकॉनमी कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट हुई है, लगभग 8.2% से 8.9% से 9.9% से। इंडिया की इकॉनमी फिर भी 7.3% से कम हुई है, ऐसा स्टेटमेंट इनके द्वारा दिया गया है, ठीक है। उसी के साथ इनका कहना यह है कि बहुत सारे प्रोजेक्शंस हैं, बहुत सारी फोरकास्टिंग है कि साल 2021-22 में आने वाले टाइम पर इंडिया की इकॉनमी डेफिनेटली ग्रो करने वाली है और डबल डिजिट में ये इकॉनमी देखने को मिलेगी, ऐसा यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है। ओके, ना उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो देखो बात करी गई है UNGA के बारे में। तो इंडिया जो है वोट करने वाला है मालदीव्स को इस UNGA के अंडर में। ये क्या मुद्दा है, देखो प्रेसिडेंट
खासकर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, तो उसके लिए इंडिया जो है सपोर्ट करेगा मालदीव्स को। और दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान इससे नाराज़ हो सकता है, क्यों? क्योंकि अफ़गानिस्तान का भी एक मेंबर है ज़लमाई रसूल, तो ये भी इसी के अंदर है, ये भी इसी इलेक्शन में खड़ा है, लेकिन हम लोग अफ़गानिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट अफ़गानिस्तान ने इंडिया से रिक्वेस्ट भी करी इस चीज़ को कि अफ़गानिस्तान को सपोर्ट किया जाए, किसको दिया जाए वोट, उसी को दिया जाए जो कि अफ़गानिस्तान की साइड से खड़ा है। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर सीधा सीधा ठान रखा है, इंडिया ने कंफर्म कर दिया है पूरी तरीके से इंडिया सपोर्ट करेगा मालदीव्स को। उसी के साथ यहाँ पे आप देख पाओगे तो अफ़गानिस्तान को कौन सपोर्ट करेगा, तो देखने में ऐसा लग रहा है कि चाइना सपोर्ट कर सकता है अफ़गानिस्तान को, तो डेफिनेटली यहाँ पे चाइना करेगा ही, ऐसा हम लोग आगे आने वाले टाइम पर देख पाएंगे। तो आगे जो भी इलेक्शन होगा, जो भी चीज़ें आगे बेसिस पर होंगी वो हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी ये है, अभी प्रिडिक्शन करी जा रही है कौन किसको सपोर्ट करेगा, इलेक्शन होने वाले हैं, अभी हुए नहीं है, ठीक है। फिलहाल मैं आपको मालदीव्स को दिखा देता हूँ। नाउ ये है इंडिया का मैप, और इंडिया के कंपैरिजन में नीचे आपको देखने को मिलेगा मालदीव्स। नीचे आओगे तो यहाँ पर ये मालदीव्स देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी पिछले कुछ दिनों में न्यूज़ में भी था, क्यों? क्योंकि आपको मालूम होगा चाइना ने अपना एक रॉकेट छोड़ा था, कहाँ पर? स्पेस में। चाइना अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना रहा है, वहाँ पर एक टुकड़े को वो जोड़ने गया था रॉकेट, लेकिन आते हुए वो अनकंट्रोल हो गया था, तो मालदीव्स के पास ही जाकर गिरा था, आपको ध्यान होगा, ठीक है। उसी की वजह से रिसेंटली मालदीव्स न्यूज़ के अंदर था, और भी बहुत सारे इशूज़ की वजह से न्यूज़ में रहता है। फिलहाल इंडिया के रिलेशन जो हैं मालदीव्स के से काफ़ी अच्छे भी रहते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल में बात करते हैं, तो देखो क्लास 12 के एग्जाम्स को लेकर बात करी गई है, एडिटोरियल आया है इसके ऊपर, वहाँ पर डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल में बात करी गई है, दिल्ली के अंदर लगभग 107 डॉक्टर्स जो हैं वो कोविड की चपेट में आए हैं। उसी के साथ बिहार के अंदर 96 डॉक्टर्स जो हैं कोविड के जाल में फंसे हैं, और ऐसा स्टेटमेंट दिया गया है IMA के द्वारा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा, कि काफ़ी सारे डॉक्टर्स की भी जान गई है इस पूरे प्रोसेस के अंदर। और अभी के टाइम पे केसेस की बात करें तो इंडिया के अंदर टोटल केसेस काफ़ी कम निकल कर आ रहे हैं, 1,30,000 के आसपास देखने को मिल रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। नाउ आते हैं पेज नंबर 13 के ऊपर, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। तो वो सबसे पहले बात करी गई है रिमेंबरिंग तुलसा रेस मैसेकर का। देखो 100 साल पहले क्या हो गया था, एक तुलसा रेस मैसेकर हुआ था। ये मैसेकर एक हत्याकांड जिसको हम लोग बोलते हैं, काफ़ी सारे लोग मार दिए गए थे इस हत्याकांड के अंदर। और ये जो तुलसा है इसको टुलसा भी बोला जाएगा, टलसा भी बोला जा रहा है, बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन दे रखे हैं गूगल के ऊपर। नाउ ये जो जगह है, ठीक है, यहाँ पे जो मैसेकर हुआ ये यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर देखने को मिलेगा, USA के अंदर है। पहले मैं आपको जगह दिखा देता हूँ, फिर आपको बताऊँगा ये खबर क्या है। नाउ ये है इंडिया का मैप, और इंडिया के कंपैरिजन में आप चलोगे अगेन वेस्टर्न साइड, ये अफ्रीका को क्रॉस करते हुए, फिर नॉर्थ अटलांटिक को क्रॉस करते हुए हम पहुंच गए USA। और USA में आपको यहाँ पर एक जगह OK लिखा हुआ देखने को मिला होगा, कहाँ पर है? ये ओक्लाहोमा, ठीक है। ये ओक्लाहोमा स्टेट में ही तुलसा जगह है, वहीं पर ये पूरा का पूरा मैसेकर हुआ था और काफ़ी सारे लोगों की जान गई थी। नाउ इस मैसेकर के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। हंड्रेड्स ऑफ लोगों की इसके अंदर जान चली गई थी। 1921 में ये मैसेकर देखने को मिला था। GS पेपर 1 हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तुलसा रेस मैसेकर, रेस से आप समझ रहे होंगे ये रंग भेद को लेकर था, जातिवाद को लेकर यहाँ पे ये पूरा का पूरा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। एक तरीके से अमेरिकन अफ्रीकन के बीच में, काले गोरों के बीच में ये भेदभाव देखने को मिला था। 1921 में ये इंसिडेंट्स हुआ, और 1921 में क्या हुआ कि देखो जो मॉब था, यानी कि भीड़ थी वाइट लोगों की, यानी गोरे लोग थे, उन्होंने अटैक कर दिया था। ग्रीनवुड में काफ़ी सारे लोग रहते थे जो कि ब्लैक लोग थे, ठीक है। तो इन्होंने जो ये गोरे लोग थे, इन्होंने ये जो ब्लैक कम्युनिटी थी इनके ऊपर अटैक कर दिया था, और इसी की वजह से आप कह सकते हो ये पूरा का पूरा हैज़ार्डस पूरा मैसेकर क्रिएट हुआ। फिर उसके बाद ये अमेरिका की हिस्ट्री में आज तक ऐसा वायलेंस हुआ ही नहीं है, खासकर रेस को लेकर। हालांकि अमेरिका में रेस को लेकर बहुत सारे वायलेंस देखने को मिलते हैं, लेकिन इस तरीके का नहीं देखने को मिला है। खबर यह है कि अब इस मैसेकर को 100 साल पूरे हो चुके हैं, तो उसी के अवसर पर जो US के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, वो तुलसा जाएंगे और जो कि वहाँ पर जाकर देखने वाले हैं, विजिट करेंगे उस सिटी में, ठीक है, तुलसा के अंदर, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे यहाँ पर ये आर्टिकल दिया गया है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा इस मैसेकर के बारे में। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल में बात करी गई है चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तीनों मिलकर बातचीत करेंगे, और बातचीत कर भी रहे हैं। देखो US जो है क्या कर रहा है आज के टाइम पर, अफगानिस्तान से विड्रॉ कर रहा है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ मैं आपको, क्योंकि ये आर्टिकल काफ़ी दिन हो गए हमें डिस्कस करे हुए। वही देखो हुआ क्या था, अफ़गानिस्तान के अंदर होता क्या है आज के टाइम पर भी, अब एक तरफ अफ़गानिस्तान सरकार है और दूसरी तरफ है तालिबान, ठीक है। तो इन दोनों के ही बीच में काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते रहते हैं, खासकर ये दोनों आपस में भिड़ते रहते हैं। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि देखो US की आर्मी भी अफ़गानिस्तान के अंदर आपको देखने को मिलेगी। क्यों?
यूएस की आर्मी अफगानिस्तान में घुसी थी साल 2001 में। आपको मालूम होगा जब 9/11 अटैक हुआ था, यानी यूएस के ऊपर एक अटैक हुआ था और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता ये चला कि वो अटैक करा गया है अल कायदा कम्युनिटी के द्वारा। ना हो ये जो अल कायदा है, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वो अफगानिस्तान के अंदर थी और तालिबान के अंडर में वो आती थी। तालिबान अल कायदा को सपोर्ट करता था। नाउ जैसे ये चीज़ें पता चली अलकायदा ने अटैक किया है, यूएस ने यहाँ पर बोला, उस समय जॉर्ज डब्ल्यू बुश हुआ करते थे प्रेसिडेंट यूएस के, उन्होंने यहाँ पर बोला तालिबान से कि देखो जो आपके पास ये जो इतना टेररिज्म देखने को मिल रहा है वो टेररिज्म ख़त्म करो और जो अलकायदा है उसको यूएस के हाथ में सौंप दो। अलकायदा का जो लीडर है खासकर ओसामा बिन लादेन, ठीक है, उसको क्या करो यूएस के हाथ में सौंप दो, ऐसा यहाँ पे यूएस ने अपना स्टेटमेंट दिया था। लेकिन यहाँ पे तालिबान ने इस चीज़ को मना किया। तो उसी को देखते हुए क्या हुआ, यूएस ने सोचा कि अब हम यहाँ पर टेररिज्म को ख़त्म करेंगे। तो यूएस यहाँ पे आर्मी जो है इसके अंदर घुसती हुई चली गई और तब से लेकर अब तक वहीं पर ये आर्मी देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद यूएस की वजह से यहाँ पे अफगानिस्तान गवर्नमेंट आई है, क्योंकि पहले तालिबान ही हुआ करता था। नाउ अब यहाँ पर यूएस ने डिसाइड ये किया है कि हम लोग अपने ट्रूप्स को विड्रॉ करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, कब तक वो लोग संभालेंगे, क्योंकि यूएस काफ़ी सारा पैसा खर्च कर रहा है इस टाइम पर, कहाँ पर, अफगानिस्तान के अंदर, और ऑलरेडी काफ़ी सारा खर्च कर चुका है। तो ये सारी जनरल सी बातें हैं कि अब यहाँ पे यूएस विड्रॉ करेगा, क्योंकि कब तक जो है ये लोग यूएस संभालने वाले हैं अफगानिस्तान को। तो अब ट्रूप्स विड्रॉ कर रहे हैं। नाउ ये तो मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया। इतनी लंबी चौड़ी कहानी 1.5-2 घंटे की वीडियो से मैंने यहाँ पर आपको एक छोटा सा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया है। फिलहाल अब कॉन्सेप्ट समझने के लिए काफ़ी है। नाउ यहाँ पे क्या है कि अब जैसे ही विड्रॉ हो रहे हैं ये सारे ट्रूप्स, तो जो चाइना, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, तीनों मिलकर मीटिंग करने वाले हैं। चाइना जो है थर्सडे में एक मीटिंग चेयर करेगा, जहां पर ये तीनों कंट्रीज़ मिलकर डिस्कशन करेंगी। खासकर इन तीनों ही कंट्रीज़ का हम लोग जो एंगेजमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ देख पाएंगे, ठीक है, क्योंकि हो सकता है ये यूएस के अगेंस्ट में आए, क्योंकि अब यूएस यहाँ से निकल भी रहा है, तो काफ़ी हद तक जो चाइना है वो सपोर्ट कर सकता है अफगानिस्तान को। अभी देखते हैं आने वाले टाइम पर क्या सिचुएशन होगी और मीटिंग के अंदर क्या डिस्कशन होता है। नाउ उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो यहाँ पे मैसिव फायर ब्रेकआउट हुआ है, कहाँ पर, ईरान के अंदर में। ईरान की ऑयल रिफाइनरी के अंदर काफ़ी तगड़ी आग लगी है, तो उसी के बारे में यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल आया है। फिलहाल यहाँ पे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। काफ़ी सारे फायर फाइटर्स थे जो कि उसी में फंस गए एलपीजी पाइपलाइन के अंदर, तो उसके बारे में ये आर्टिकल दिया हुआ है। तो ईरान को मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी हम लोग जो है न्यूज़ के अंदर वो ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। तो आप देख पाओगे इंडिया का मैप ये है, इधर चलोगे पाकिस्तान, देन अफगानिस्तान। अभी किस चीज़ की, अभी हमने किस किस की बात करी थी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना की। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना ये ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा मंगोलिया के ऊपर, तो इनके बीच में मीटिंग होगी। लेकिन अभी हम बात करें ईरान की, तो यहाँ पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ पर आपको इंडिया के कंपेरिजन में ईरान यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ईरान में आप देख पाओगे इंडिया का एक पोर्ट है, चाबार पोर्ट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, उसको आप लोग जाकर मैप में देख सकते हो। नाउ एक आर्टिकल आता है छोटा सा ये वाला, जिसके बेसिस पे आज का मैंने थंबनेल बनाया है तो थंबनेल के लिए कोई आइडिया आया नहीं यार, तो मैंने सोचा यही बना दें, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर लिखा हुआ है, बर्नड आउट कंटेनर शिप सिंकिंग ऑफ। तो श्रीलंका के आपको मालूम हो गया क्या हालत है, ठीक है, वो वाली हालत नहीं बात कर रहा जो चाइना ने बुरा हाल कर रखा है, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। उसके अलावा एक और सिचुएशन क्रिएट हुई है, वो क्या है कि जो श्रीलंका है उसका कोलंबो पोर्ट है, वहाँ से थोड़ी सी दूरी पर एक शिप के अंदर आग लगी थी, आपको मालूम होगा, उसका नाम है MV एक्सप्रेस पर्ल, ठीक है, शिप का नाम याद रखना। अब वो शिप इस तरीके की हालत हो चुकी है, तो आप देख पाओगे थंबनेल के अंदर ये पिक्चर भी है, साथ ही साथ उसको मैंने थंबनेल भी और ज़्यादा एडिट कर रखा है, ठीक है। तो थंबनेल में मैंने बहुत सारी चीज़ें लगा रखी कि आग लगने के बाद समुद्र में ही गायब, ठीक है। ये क्या होता है ना, थंबनेल क्यों लगाया जाता है इस तरीका की, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को अट्रैक्ट किया जाए, तो यहाँ पर इस वजह से मैंने लगाया। तो हुआ क्या है ना, इस समय की जो ये शिप है ना, इसमें आग लग गई थी, ऑब्वियस सी बात है। तो आग लगने के बाद लगभग ये 12-13 दिन तक ये आग चलती रही, इसको बुझाया गया। नाउ अब ये जो शिप है ये डूब गया है, इसके अंदर काफ़ी हद तक डूब चुका है, काफ़ी हद तक बाहर दिख रहा होगा। तो इस तरीके की सिचुएशन देखने को मिली है। फिलहाल अब ये पूरा का पूरा डूब ही जाएगा इसके अंदर। नाउ ये जो इंसिडेंट हुआ है इसकी वजह से श्रीलंका को एक मैसिव डिस्ट्रक्शन हुआ है, खासकर श्रीलंका के एनवायरनमेंट के ऊपर काफ़ी बुरा इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि अगर हम बात करें तो इसमें ही ऑयल स्पिल भी देखने को मिला है। ऑयल स्पिल क्यों होगा, क्योंकि ये जो अब शिप डूबा है इसके अंदर जो फ्यूल टैंक था 350 टन ऑयल था, और भी बहुत सारे इसमें 1500 के आसपास कंटेनर थे, उसमें नाइट्रिक एसिड, बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक है, बहुत सारे एसिडिक चीज़ें थी, और जिसकी वजह से एसिड रेन की भी वहाँ पर बात करी गई है। बहुत सारी रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि एसिड रेन भी वहाँ पर हुई है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एसिड जो है एनवायरनमेंट के अंदर डिजॉल्व हुआ है। तो ये सारी सिचुएशन देखने को मिल रही है श्रीलंका के अंदर। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा।
नाउ नेक्स्ट आर्टिकल में बात करी गई है इसराइल के प्रेसिडेंट हैं इलेक्ट हो चुके हैं। अभी तक इसराइल के प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं होकर आए थे, तो नए प्रेसिडेंट आ चुके हैं। इसराइल की पार्लियामेंट ने इलेक्ट कर दिया है, तो उनका नाम ध्यान रखना, इसाक हर्ज़ोग यहाँ पर इनका नाम है, उसको छोड़ो। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो यहाँ पे है बिजनेस सेक्शन, इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल है। बात ये करी गई है जो हमारा एक्सपोर्ट है वो बड़ा है। एक्सपोर्ट क्या होता है, यानी हम अपनी कंट्री से सामान बनाकर दूसरी कंट्री को बेच रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एक्सपोर्ट। ठीक है, क्या डेफिनेशन है ना, ऐसे ही लिख देना और उसके बाद इस कॉल्ड एक्सपोर्ट। वाह। तो ये देखो, ये जो एक्सपोर्ट है ये काफ़ी हद तक बढ़ता हुआ नज़र आया है, लगभग 67% से इंक्रीज़ हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, जो डेफिसिट है हमारा वो थोड़ा सा कम हुआ है, उसे कंपेयर करें पहले से ज़्यादा। तो देखो, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट का मतलब ये होता है कि सरकार की आमदनी कम हो और खर्चा ज़्यादा हो। तो आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाला ये पूरा कॉन्सेप्ट है फिस्कल डेफिसिट का। मतलब इनकम कम हो और एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो तो वो फिस्कल डेफिसिट की सिचुएशन देखने को मिल जाती है। तो डेफिसिट थोड़ा सा कम हुआ है, ऑब्वियसली बात है, एक्सपोर्ट वगैरह बढ़ता हुआ नज़र आया है, तो उसके बारे में बात करिए। रीज़न क्या है, रीज़न ऑयल को इंपोर्ट हमने कम कर रहा है, उसके साथ जो गोल्ड है उसको भी कम इंपोर्ट किया गया है। खासकर कोविड-19 आया है उसकी वजह से और प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है। और दूसरी चीज़ ये भी है, हमने काफ़ी हद तक कोशिश करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को हम अपनी कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करें। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत का इनिशिएटिव लेकर चलें, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर मैटर करती हैं। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद चलते हैं अपने एडिटोरियल पर, आगे नहीं पीछे बढ़ते हैं। तो चलते हैं इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स की तरफ। नाउ आते हैं पेज नंबर 6 के ऊपर, दैट इज़ एडिटोरियल सेक्शन। देखो, पहले आर्टिकल ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों, ये कल वाली सिचुएशन बताई गई है, सीबीएसई के क्लास 12 के एग्ज़ाम्स को कर दिया गया है कैंसिल। अभी क्लास 10th के ही एग्ज़ाम्स को कैंसिल करा था। नाउ जो सीबीएसई है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसने साथ ही साथ CISCE ने भी ये स्टेप्स उठाए हैं। ये मीटिंग हुई और उस मीटिंग के अंदर आप कह सकते हो सभी लोग थे और रिव्यू करा गया हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। देन उसके बाद ये सब स्टेप उठाए गए। कल आपने मीम भी देखे होंगे भाई, बहुत सारे मीम अपलोड हो रहे थे इस चीज़ को लेकर। ठीक है, और काफ़ी मज़ेदार मीम थे यार, कि इस चीज़ को लेकर कि पहले सीबीएसई का बच्चा कह रहा था कि अब यहाँ पे जब क्या हुआ है, अब जब जो पोस्टपोन हो चुके, सॉरी कैंसिल हो चुके हैं एग्ज़ाम, तो बच्चों का कहना यह है कि यार पोस्ट एग्ज़ाम कैंसिल हो गया वरना मेरे 98% मार्क्स आते। अच्छा, चलो यहाँ पे बात करते हैं। फिलहाल इसी मीटिंग के अंदर नीट और जेई के बारे में डिस्कशन किया गया था, लेकिन नीट और जेई के बारे में डिस्कशन नहीं किया गया था। ठीक है, तो इसके ऊपर जो भी बात होगी वो आने वाले टाइम पे पता चलेगी। फिलहाल अभी ज़्यादा कुछ नहीं है, कोविड की वजह से ये सारी सिचुएशन देखने को मिली है, वो ही बताया है। और हमारा एजुकेशन सिस्टम काफ़ी बुरी तरह से हिट हो रहा है। और अब के टाइम पर देखो, क्लास 12 का एक इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम हुआ करता था, एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है क्लास 12, लेकिन वहाँ पर भी ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि ये क्लास 12 के एग्ज़ाम भी कैंसिल। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पिछले 2 दिन से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर है। एम्ब्रेसिंग चिल्ड्रन मतलब क्या है कि सरकार ने अभी यहाँ पे घोषणा करी है कि कोविड-19 की वजह से जिन भी बच्चों के माता पिता यानी कि पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, तो उनको यहाँ पे सपोर्ट किया जाएगा। और सपोर्ट करने के लिए PM केयर फंड यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। और किस तरीके का सपोर्ट मिलेगा, चलो डिस्कशन करते हैं। मैं आपको एक आंसर राइटिंग फॉर्म में ये सारी चीज़ें बताता हूँ। नाउ PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम करके यहाँ पे स्कीम है, GS पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। GS पेपर 2 में आपको बहुत सारे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, इश्यूज रिलेटेड टू चिल्ड्रन, एजुकेशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशन। नाउ गवर्नमेंट ने अनाउंस किया एक PM केयर, ये स्कीम किसके लिए, उन बच्चों के लिए खासकर जिनकी जो कि ऑर्फन्ड है और कोविड की वजह से उनके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है। नाउ यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्या बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ बोली है कि देखो हमें डिटेल्स चाहिए उन सारे बच्चों की, ताकि हम उन बच्चों की मदद कर सकें। और जो वो डिटेल्स हैं वो कहाँ पर देखने को मिलेंगी, वो अपलोड होंगी NCPCR के पोर्टल बल स्वराज पर। ये NCPCR अपने आप में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो पहले इसको हाथों हाथ डिस्कस कर लेते हैं, देन आगे बढ़ेंगे। NCPCR का मतलब है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, यानी ये जो बॉडी है ये बच्चों के जो राइट्स हैं, हक हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे NCPCR एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको सेटअप किया गया था मार्च 2007 में। और जो है इसका काम को पढ़ने से पहले यहाँ पे इसका वर्क पढ़ लो। सबसे पहली बात क्या है कि ये किसके कंट्रोल में आती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के कंट्रोल में आती है। और इसी के साथ यहाँ पर ये बताया गया जो बच्चों के राइट्स हैं चाहे उनको प्रोटेक्ट करने का काम इसका रहता है। और साथ ही साथ जो पोक्सो एक्ट है उसको इम्प्लीमेंट करती है। पोक्सो एक्ट यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस, यानी कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, उनको आप कह सकते हो उनके खिलाफ यहाँ पे उनके प्रति जो है सेक्शुअल ऑफेंसेस बहुत सारे देखने को मिलते हैं, तो उनसे प्रोटेक्शन करने के लिए भी यहाँ पर इसका काम होता है। तो NCPCR को हमने डिस्कस कर लिया, तो इसी के पोर्टल पर ये सारा डेटा अपडेट करने को बोला गया है। नाउ अब की पॉइंट्स क्या है,
तो देखो पीएम केयर्स फंड के बारे में आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ ऑलरेडी। चलो अब आज इसी बात पर पीएम केयर्स का नीचे फुल फॉर्म मुझे बता दो क्या है इसकी फुल फॉर्म, ठीक है। काफ़ी बार डिस्कशन कर चुके हैं। इसमें फ़ंड है जो कि लाया गया है कि अगर ऐसी सारी सिचुएशन से लड़ने के लिए। नाउ बच्चे कौन कौन इसके अंदर एलिजिबल होंगे मैंने आपको बता दिया। कोविड की वजह से जिनके पेरेंट्स की डेथ हुई है वो ही जो है बच्चे इसके अंदर एलिजिबल होंगे। और बोला यह जा रहा है कि लगभग 577 यहाँ पे कोविड ऑर्फन्स देखने को मिले हैं अभी तक। और इस स्कीम का फीचर यह है कि 10 लाख रुपए का कॉर्पस डिक्लेयर करा गया है कि हर बच्चे को यह 10 लाख रुपए दिया जाएगा उसके 18 साल के बाद, 18 साल से 23 साल तक। हालांकि 23 साल में कंप्लीट ये अमाउंट उसको मिल जाएगा। लेकिन अब आप कहोगे कि अगर बच्चा ज़्यादा छोटा है तो 18 साल तक क्या होगा, तो उसको सारी एजुकेशन की फैसिलिटी सरकार दे ही रही है। केंद्र विद्यालय के अंदर, प्राइवेट स्कूल्स के अंदर सरकार यहाँ पर चीज़ें प्रोवाइड करवा रही है ऑलरेडी। उसी के साथ बच्चों को हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस जैसे कि आयुष्मान भारत स्कीम के अंडर में यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा 5 लाख रुपए का। और वो जो 5 लाख रुपए का अमाउंट होगा ये प्रीमियम अमाउंट उस बच्चे को मिल जाएगा जैसे ही वो 18 साल का होगा। यानी कि हर तरीके से उस बच्चे की हेल्प करने को यहाँ पे बोला गया है। नाउ पीएम केयर्स फंड के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, जल्दी से जाकर आपको फुल फॉर्म बतानी है। मैंने सोचा कि आपने देख लिया होगा। ओके, नाउ ये कंप्लीट आर्टिकल था। नाउ उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो देखो बोला ये गया है आज के टाइम पर वैक्सीनेशन को लेकर काफ़ी लंबा चौड़ा गैप है, तो उस गैप को भरना पड़ेगा। और वो गैप आज के टाइम पर यूरोपियन यूनियन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। तो यूरोपियन यूनियन की तरह भी हम लोगों को स्टेप उठाना पड़ेगा। ओके, देख पाओगे बोला ये क्या है, बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ ऐसी हैं, मतलब खाली सारी अफ्रीकन्स के बारे में बात करें तो अफ्रीकन्स के अंदर लगभग 2.1% की अफ्रीकन्स की पॉपुलेशन है जिनको अभी तक कोविड-19 वैक्सीन की एक डोज मिली है, सिर्फ और सिर्फ एक डोज। तो आप समझ सकते हो कितने अफ्रीकन्स हैं, उनमें से सिर्फ 2.1% को लोगों को मिला है। तो मतलब अभी तो मतलब ना के बराबर लोगों को मिला है। क्यों? क्योंकि ये लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं आज के टाइम पर। तो इसके लिए यूरोपियन यूनियन ने काफ़ी कुछ हेल्प करी है और उसी तरीके से बाकी सारी कंट्रीज़ को भी हेल्प करनी पड़ेगी। बोला ये क्या है, हम लोग को एक ग्लोबल मल्टीलेटरल एक्शन की ज़रूरत है कि सारी कंट्रीज़, खासकर जितने भी रिचर सेक्शन डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो मिलकर स्टेप उठाएंगी तो हम लोग पेंडेमिक से ज़्यादा बेहतर तरीके से लड़ पाएंगे। जनरल सी बात है। नाउ बोला ये क्या है कि देखो पेंडेमिक है, उसकी वजह से आज भी काफ़ी हद तक लोग मर रहे हैं, बहुत सारी डेथ हो रही हैं। और हम लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि 2023 से पहले पूरी दुनिया वैक्सीनेट हो पाएगी, क्योंकि वैक्सीनेशन ही एकमात्र सोल्यूशन है। अगर आप लोगों को अपनी इकॉनमीज़ को बचाना है, अपनी कंट्रीज़ को बचाना है, खासकर लोगों की जान को बचाना है, तो वैक्सीनेशन इज़ दी ओनली लास्ट सोल्यूशन। ना उसके बाद यहाँ पर बात करी गई है, देखो वैक्सीनेशन गैप आज के टाइम पर देखने को मिल रहा है। हालांकि कोविड की वजह से देखो आज के टाइम पर बहुत सारी सिचुएशन क्रिएट हुई है, गरीबी वगैरह फिर से बढ़ चुकी है। हालांकि पहले से काफ़ी टाइम पहले ऐसा हो रहा था, गरीबी वगैरह कम होती हुई आ रही थी, इनइक्वालिटीज़ कम होती हुई नज़र आ रही थी, लेकिन अचानक से ये चीज़ें बढ़ गई हैं। अब ये चीज़ें हो ही रही हैं एक तरफ, लेकिन यूरोपियन यूनियन ने काफ़ी हद तक हेल्प करी है। यूरोपियन यूनियन ने $50 बिलियन का प्लान यहाँ पे प्रपोज कर दिया है। इसमें बोला है कि ये फ़ंड प्रोवाइड करवाएगा बहुत सारी कंट्रीज़ को, जहाँ पर ये उनकी हेल्प करेगा, वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवाएगा, जिससे कि जो ये पुअर कंट्रीज़ हैं वहाँ पर वैक्सीनेशन अवेलेबल हो पाए। और उसी तरीके से ये गोल अचीव करने के लिए हम लोगों को एक क्लोजल मल्टीलेटरल एक्शन की ज़रूरत है कि यूरोपियन यूनियन ही नहीं बाकी सारी कंट्रीज़ में मिलकर यहाँ पर ये काम करें। ओके, यूरोपियन यूनियन ने अपनी काफ़ी हद तक पॉपुलेशन को ये वैक्सीनेशन दे चुका है। उसी के साथ इन्होंने डिक्लेयर किया है हम लोग इनकम कंट्रीज़ को भी प्रोवाइड करवाएंगे। जैसे इंडिया का एक इनिशिएटिव है वैक्सीन मैत्री करके, यानी जितने भी हमारे दोस्त हैं, हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उनको हम लोग वैक्सीन प्रोवाइड करवा रहे हैं। उसी तरीके से यूरोपियन यूनियन का भी ये एक स्टेप है। तो ऐसे ही उठाने पड़ेंगे सबको मिलकर ये स्टेप्स। 2020 में यूरोपियन यूनियन ने सपोर्ट किया किस चीज़ को लेकर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर वैक्सीन के क्षेत्र में। उसके बाद यहाँ पर एक मेजर प्रोड्यूसर भी बना कोविड-19 वैक्सीन का। अब यहाँ पर देखो इतना सब करने के बाद इसने यहाँ पर डिसाइड ये किया है कि अब हम लोग और भी बहुत सारी डोजेस को देने वाले हैं। जो टीम यूरोप है ये काफ़ी बेहतर तरीके से वर्क कर रही है। इनका अभी भी मकसद ये है कि ये डोनेट करें लगभग 100 मिलियन डोजेज़ ऑफ वैक्सीन्स। अब यहाँ पे 100 मिलियन मोर डोजेस प्रोवाइड करवाने की बात करी है। कौन सी कंट्रीज़ को? जहाँ पर मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं या फिर लो इनकम कंट्रीज़ हैं उनको। और ये जो डोजेज़ हैं ये प्रोवाइड करवाएंगे ये लोग साल 2021 की एंड तक, तो ऐसा यहाँ पर बोला गया है। उसी के साथ ये लोग मेंटेन करके चल रहे हैं एक कोवैक्स फैसिलिटी के कंट्रीब्यूटर। देखो कोवैक्स क्या है, ये कोई वैक्सीन नहीं है, बेसिकली एक प्रोग्राम है। इसके अंदर क्या होता है, कंट्रीज़ जो हैं लो इनकम कंट्रीज़, जो गरीब कंट्रीज़ है उनकी हेल्प करती हैं, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवा कर। तो ये कोवैक्स फैसिलिटीज़ में यहाँ पर कहीं ना कहीं टीम यूरोप एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है और आने वाले टाइम पे भी हम लोग इसके ऊपर फोकस करने वाले हैं।
उसी के साथ यहाँ पे जो गैप है वो हमें इसी तरीके से फिल करना पड़ेगा जैसे यूरोपियन यूनियन ये स्टेप्स उठा रहा है। उसके बाद इशू ऑफ लाइसेंसिंग के बारे में बात करी गई। देखो आज के टाइम पर बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि वैक्सीन्स बना भी सकती हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकती हैं, लेकिन उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है। तो उसके लिए जो ये ट्रिप्स एग्रीमेंट में आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारी कंट्रीज़ के पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं। तो करना क्या होगा, उन आईपी राइट्स के ऊपर रिलैक्सेशन देना होगा और साथ ही साथ टेक्नोलॉजीज़ को ट्रांसफ़र करना होगा दूसरी कंट्रीज़ को, जिससे कि दूसरी कंट्रीज़ आप कह सकते हो वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग कर सकें और साथ ही साथ जो है उसको अफोर्डेबल बना सकें। तो ये है कंप्लीट आर्टिकल। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ यहाँ पे एक आर्टिकल आप देख पा रहे होंगे, इसमें क्या करना है, देखो इसमें फेडरलिज्म के बारे में बात हो रही है। तो इसमें बहुत सारा जो मैटर है वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, तो मैंने उसको डिस्कस नहीं करूँगा। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। देखो फेडरलिज्म क्या होता है, पहले आप उसका कॉन्सेप्ट समझ लो। फेडरलिज्म को हम संघवाद का ढांचा बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इंडिया क्या है, फेडरलिज्म है, ठीक है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है, यानी सेंटर और स्टेट के बीच के रिलेशंस। लेकिन आज के टाइम पर कोविड को लेकर देखें तो सेंटर और स्टेट के रिलेशंस मेंटेन होते हुए नहीं आ रहे हैं। जो यहाँ पे डिस्कशन किया गया मैं आपको बता रहा हूँ, स्टेट्स को ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं वैक्सीन को लेकर, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया। उसके साथ दूसरी प्रॉब्लम जीएसटी को लेकर है। जीएसटी कंपनसेशन डिसाइड तो किया गया था स्टेट्स को दिया जाएगा, लेकिन आज के टाइम पर जो राज्य हैं वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हो चुके हैं किसके ऊपर, सेंटर के ऊपर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमने डिसाइड किया था हम स्टेट्स को जो है कंपनसेशन देंगे जीएसटी के मामले में, लेकिन वो कंपनसेशन आज के टाइम पर नहीं दिया जा रहा है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं एजुकेशन को लेकर। तो ये सारे जो स्टेट और सेंटर है दोनों अलग अलग वे में काम कर रहे हैं। हालांकि करना क्या है, ज़रूरत यह है कि दोनों कोएलिशन में काम करें, दोनों मिलकर काम करें, ठीक है, ये ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे देखो ये तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें बकवास भी भरी पड़ी हैं। जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, मैंने आर्टिकल पढ़ रखा है। तो 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। जीएसटी को लेकर बातचीत करी गई है, कोविड-19 को लेकर बातचीत करी गई है, दैट्स इट। उसके बाद अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या होगा, जब आप पॉलिटी उठाओगे लक्ष्मीकांत की, तो वहाँ पर सेंटर और स्टेट के रिलेशंस को पढ़ लेना, जहाँ पर आपको आर्टिकल 245 से लेकर 255 तक लेजिस्लेटिव रिलेशंस देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे रिलेशंस वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो जो है इसको पढ़ सकते हो आप लोग, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे स्किप भी कर सकते हो। नाउ आते हैं आज का आर्टिकल ऑफ द डे पर, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे स्पोर्ट्स रिलेटेड आर्टिकल है, इसको नहीं, ये वाला आर्टिकल ऑफ द डे है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे लिए। इसको मैंने एक आंसर राइटिंग फॉर्म में डिस्कस किया है क्या। देखो यूएस ना, देखो द हिंदू ना काफ़ी लेट आर्टिकल्स पब्लिश करता है। यहाँ पर यूएस ने क्या करा था, अभी ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स का सिस्टम लेकर आया। इन्होंने बोला कि सारी कंट्रीज़ को एक मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स सिस्टम रखना होगा। यानी कि जो कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, बेसिकली जो कंपनीज़ हैं, ठीक है, कंपनीज टैक्स पे करती हैं हमारी सरकार को, सभी सरकार को कंपनीज ये टैक्स देती हैं। तो ये जो टैक्स है ना, इसका मिनिमम रेट डिसाइड करा यहाँ पे यूएस बोला है कि सारी कंट्रीज़ को, खासकर जो G20 कंट्रीज़ हैं, उनको ये मेंटेन करना ही होगा। ऐसा क्यों, चलो आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। एक आंसर राइटिंग फॉर्म है। ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर 3 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी, जैसे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं तो वहाँ पे ट्रेजरी सेक्रेटरी होते हैं, इन्होंने G20 नेशंस को ये बोला कि आपको ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स मेंटेन करना होगा। यानी कि आपको जो टैक्स रेट है वो 21% मिनिमम रखना होगा, इससे कम आप ये टैक्स रेट नहीं कर सकते। यूएस ने बोला सारी कंट्रीज़ को, इसके अंदर इंडिया भी आता है, मतलब इंडिया इससे कम टैक्स रेट नहीं रख सकता। तो आप कहोगे टैक्स बढ़ा रहे हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ क्या करती हैं, 15%, 10%, 18% तक टैक्स रख देती हैं। इससे क्या होता है, बहुत सारे जो कंपनीज़ होती हैं, ठीक है, बहुत सारी कंट्री तो ये काम करती हैं, लेकिन इससे क्या होता है, कंपनी अट्रैक्ट इनकी तरफ होती हैं। कंपनी क्या करती हैं, ऑब्वियस ही बात है, जहाँ टैक्स कम देना होगा, जहाँ पर जो है कोर्ट वगैरह का मामला कम होगा, तो वहाँ पर क्या होगा, कंपनीज ज़्यादा भागेंगी, ठीक है। अब कंपनीज वहाँ पे ज़्यादा भागेंगी तो आप देख पाओगे, तो उसी वजह से यूएस क्या कर रहा है, यहाँ पर इन टैक्सेस को कम कर रहा है, ठीक है। इन टैक्सेस का एक, सॉरी कम नहीं करे, इन टैक्सेस का एक मिनिमम रेट रख रहा है कि आपको 21% से नीचे तो करना ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ में आप देख पाओगे 10%, इवन 15% भी ये टैक्स रेट देखने को मिल जाएगा, कॉर्पोरेट टैक्स रेट। तो ऐसा यहाँ पे नहीं होना है। फिलहाल यहाँ पे ये बोला गया। इसके पीछे का आपको मालूम है रीज़न क्या हो सकता है, इसके पीछे का रीज़न एक ये है कि यूएस ऐसा कर क्यों रहा है, क्योंकि यूएस ने हाल ही में ये डिस्कस किया है कि यूएस अपनी कंट्री के अंदर ये जो टैक्स रेट है, कॉर्पोरेट टैक्स रेट, इसको बढ़ाएगा। अब इसको बढ़ाएगा तो क्या होगा, यूएस के अंदर जो कंपनीज है वो भागेंगी दूसरी कंट्रीज़ में, ठीक है, क्योंकि दूसरी कंट्रीज़ में टैक्स रेट कम होगा। तो देखो इसने पहले यहाँ पर दूसरी कंट्री से बोल दिया है कि आप लोगों को 21% रखना है भाई, ठीक है। अब ये भी 21% के आसपास रखेगा तो इससे ज़्यादा पैसा जनरेट करेगा। और ऑब्वियस ही बात है, यूएस ने अभी आपको मालूम होगा काफ़ी लंबा चौड़ा अमाउंट डिक्लेयर किया है वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए, जो बाइडन ने खासकर। तो उसी के ऊपर यहाँ पे बातचीत करी गई है
कि जो ये कंट्रीज़ हैं उनका जो कॉरपोरेट टैक्स है वो एक मिनिमम रेट पर आकर रुकेगा, ऐसा यहाँ पर यूएस के द्वारा बोला गया है। क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ तो ऐसी हैं ना जिनको टैक्स हेवन बोला जाता है। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर टैक्स ना के बराबर है भाई। वहाँ पे कंट्रीज़, वहाँ पे जो कंपनी है वो भरी पड़ी हैं, सारी कंपनी भाग जाती हैं, जैसे कि मॉरिशस, सिंगापुर, नीदरलैंड। यहाँ पर इन्होंने टैक्स रेट काफ़ी कम रख रखा है, टैक्स हेवन बोला जाता है। नाउ इन लोगों को भी यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक मिनिमम टैक्स रेट खासकर 21% बोला गया है, तो 21% मेंटेन करना पड़ेगा। अब क्या होगा, सभी जगह पर इन कंपनीज़ को लगेगा भाई इक्वालिटी है, अब इधर से उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो एक तरीके से यहाँ पर यूएस ने भी कहीं ना कहीं अपने लिए प्रोटेक्शन किया है, तो मैंने आपको बताया क्योंकि यूएस ने खुद अपना टैक्स रेट बढ़ाया है, तो उसी वजह से यहाँ पे सब कुछ बोला गया। नाउ अब आप कहोगे कौन कौन सपोर्ट कर रहा है इस मुद्दे को, तो सपोर्ट बहुत सारे लोग कर रहे हैं। यूएस के प्रपोजल को हर कोई सपोर्ट कर रहा है, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन, ये सब यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। इन्होंने थोड़ा बहुत कंसर्न उठाया है फिलहाल, बाकी जो है सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ बात करें चाइना की, तो चाइना भी कह सकते हो ये कंसर्न उठा रहा है इस चीज़ को लेकर, और हो सकता है आने वाले टाइम पर ये कंसर्न लेकर चले। क्यों? क्योंकि हांगकांग के अंदर बहुत सारी कंपनीज देखने को मिलेंगी, क्योंकि हांगकांग के अंदर जो टैक्स रेट है वो बहुत कम है, उसको भी टैक्स हेवन बोला जाता है। और इसी वजह से जो है चाइना यहाँ पर ये स्टेप उठा सकता है कि चाइना जो है इसके अगेंस्ट में बोले। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, एक छोटा सा आर्टिकल था। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।